नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और प्रियंका उप्पल। बाजार में आज शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तर से बाजार जब फिसला, उस फिसलन के बाद हम देखने की एक मोटा मोटी दायरा बना हुआ है। हालांकि अच्छी चीज ये है कि निफ्टी 19,800 को अब तक संभाल कर रखने में कामयाब है और ये संभव हो पाया है ऑटो शेयरों के दम पर। हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो, बजाज ऑटो, आयशर आज 1.5 से लेकर 3.5% के आसपास तक की तेजी दिखा रहे हैं और दूसरी ओर बैंकिंग शेयरों से भी आज सपोर्ट कुछ है। सरकारी बैंकों में एसबीआई सपोर्ट मिल रहा था। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक से आज इंडेक्स को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो यूएसएफडीए की चिंता के चलते सिप्ला के शेयर में करीब करीब 7.5% के आसपास की गिरावट आई है। 20 नवंबर को जो उन्होंने वार्निंग लेटर दिया था उसको सार्वजनिक किया है और कुछ कंसर्न जाहिर किए हैं। इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इंडेक्स को समझ लेते हैं कि आखिरी के घंटे में यहां से क्या चाल रह सकती है। डिम्पी, क्या कह रहे हैं वायदा बाजार के आंकड़े? देखिए, मार्केट हमने सुबह भी आपके सामने बात रखी थी कि निफ्टी अब रुक जाएगा और यहाँ से दबाव आपको बनेगा, और वो दबाव इसलिए था क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। निफ्टी में जब से वीकली ऑप्शंस आई हैं तब थोड़ा काम करने का तरीका भी बदल चुका है। आज सुबह जब मार्केट ने फर्स्ट राउंड में तेज़ी दिखाई, सारे पुट्स के प्रीमियम को ख़त्म किया और पुट्स वालों को पहले 1-1.5 घंटे में निपटा दिया। कॉल्स वालों को लगा उनका दिन अच्छा है, लेकिन बाद में साइडवेज करके सारे कॉल्स के प्रीमियम को भी इरोड कर गया, यानी कि खा गया मार्केट। तो इससे होता क्या है कि मार्केट वहीं का वहीं फंसा है 19,800 पे ही, लेकिन कॉल्स और पुट दोनों को ये फील हो रहा था ना कि अब हमारी बारी है, अब हम चलेंगे। दोनों ने ही अपने पैसे मार्केट्स को दे दिए। ये एक टिपिकल ट्रेड है। जब से अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को बहुत क्लोजली वॉच करते हो तो ये लेसन है सीखने का कि जब भी मार्केट रेंज में हो आप ऐसा ट्रेड ना करें, और जिस दिन वीकली एक्सपायरी उससे एक दिन पहले ही, 24 घंटे पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर ले। जिसके प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से इरोड हो रहे हैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई 5-6 रुपये की कॉल है, आपको लग रहा है कि ये 10-20 रुपये की हो जाएगी, मैं ले लेता हूँ, मेरे 5 रुपये जाएंगे। बॉस बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। एक और पॉइंट है जो आज मार्केट के अंदर है, वो ये है कि आज बैंक निफ्टी थोड़ा कैचअप कर रहा है। असल में दोनों में डाइवर्जेंस बहुत था। कल रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया था। कुल मिला के बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट्स को पक्का करने की कोशिश कर रहा है। ये स्पॉट बैंक निफ्टी आप देख पा रहे हैं 43,600 है। इसका जो एरिया है जहाँ से फील गुड होगा, हमने ना सुबह 3 लेवल्स आपको बताए थे। 43,300 के नीचे वीक, 43,500 के ऊपर ठीक है, हील हो रहा है, ठीक हो रहा है, और 43,800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो तीनों में से अभी हम हील वाली सिचुएशन में हैं। शॉर्ट कवरिंग अभी नहीं आई है और ये आएगी जब हम 43,800 पार करेंगे। जल्दी से मैं 2-4 पॉइंट्स और रख देता हूँ, फिर मेहमानों को हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे। निफ्टी के अंदर आप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो आज आपको निफ्टी में ही सिर्फ 25 शेयर बढ़कर और 25 शेयरों की गिरावट दिखेगी। तो पूरा तरह से बाजार बटा हुआ है। लेकिन जैसे आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे, 12 में से 10 शेयरों के अंदर तेजी है। इंडिया विक्स, पीसीआर, ये सब अलाउ कर रहा है कि बाजार के अंदर या तो कंसोलिडेशन होगा या तो स्लाइटली थोड़ा टिल्ट है ऊपर की तरफ, और कोई बड़ी बात नहीं। हम इस सीरीज़ के अंदर भी, यानी कि इस नवंबर को 30 तारीख को जब ख़त्म करेंगे तो 20,000 के लेवल भी देख पाएँ। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। ये आपके सामने एडवांस डिक्लाइन आया है। रेशियो अभी 1:1 पॉइंट समथिंग का है। ये कम से कम 1:2 का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव नोट पे हो तो ये एक अच्छा साइन है। आप अगर एनएससी और बीएससी का डाटा देख रहे हो, यहाँ पे तस्वीर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए आज इंडेक्स मैनेजमेंट का दिन हो गया। आप अंडर द टोन काफ़ी अच्छे स्टॉक्स पकड़ रहे होगे, जान रहे होगे, देख रहे होगे। एक चीज़ मैं लास्ट में नोटिस करा दूँ, एफआईस का नंबर्स। एफआईस करीब 22% के पास लॉन्ग होल्डिंग्स लेके बैठे हैं। ये बढ़ नहीं रहा, स्पीड से बढ़ना चाहिए। इसमें आईटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जो आज एब्सेंट हो गया फिर से। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं आपको नोटिस करनी है। अदरवाइज वैसे कोई मेजर दिक्कत नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स आपके हक में है, पॉलिसीज आपके हक में है। सिर्फ एफआईस और एक तरह का मूव, एक तरह का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए जो पावर चाहिए ना, वो थोड़ी एब्सेंट है। वो जल्दी मिल जाएगी, ऐसी प्रोबेबिलिटी हाई है। आप प्रियंका के पास चलते हैं, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे ताकि हम आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएँ। बाकी बचे 1 घंटे के लिए और प्लस अब नई जो वीकली एक्सपायरी शुरू होगी उसके लिए ट्रेड्स कैसे, अब तो नई मंथली एक्सपायरी भी जल्द शुरू हो जाएगी, तो उन सब के लिए ट्रेड्स यहाँ से दिखते किस तरह के हैं, ये सब समझने की कोशिश करता है। हमारे साथ टेक्निकल पैनल अक्षय भागवत हैं, आदित्य अरोड़ा है और साथ ही नागराज शेट्टी है, और बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देने के लिए शायना मुकद्दम भी है हमारे साथ। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक क्विक व्यू बाजार पर ले लेते हैं, टेक्निकल चार्ट्स चेक कर लेते हैं एक बार। नागराज, गुड आफ्टरनून।
यहाँ से एक रेजिस्टेंस की बात हम सुबह भी कह रहे थे, बट आज बैंक निफ्टी ने सरप्राइज भी किया। डिम्पी अभी डाइवर्जेंस की बात भी कर रहे थे, पर ये प्ले आउट आज इस एक्सपायरी तक का मूव होगा। अगर कोई बचे हुए 1 घंटे के लिए अब भी कोई ट्रेड लेना चाहता है इंडेक्स पर, बैंक निफ्टी पर, तो कहां पर आपको एक्सपायरी क्लोज होने की उम्मीद है? जी हाँ, गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। मार्केट लास्ट 3-4 दिनों से एक दायरे में घूम रहा है, रेंज बाउंड एक्शन है और ऊपरी लेवल से अराउंड 19,850, 900, 850, 875 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट ऊपर की तरफ टूटने रहा है और एट द सेम टाइम निचली तरफ से एक बाइंग इमर्ज हो रही है। टिपिकल रेंज बाउंड मूवमेंट है। टेक्निकली आप देखोगे एक राइजिंग वेज टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है ऊपर के लेवल पे। मुझे लगता है कि मार्केट एक ट्रिगर वेट कर रहा है और आज के आप देखोगे मुझे नहीं लगता कि बड़ा कुछ मोमेंटम इधर से रहेगा। थोड़ा कुछ ऊपर के नीचे या ऊपर या नीचे मूवमेंट आ सकते हैं 30-40 पॉइंट का। ट्रेड लेने का उतना कुछ एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट रेंज में है कि रेंज का ब्रेकआउट अच्छा खासा अपने को एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर निफ्टी शॉर्ट टर्म में अराउंड 19,900 के ऊपर ट्रेड होता है, ब्रेक होता है, तो एक संकेत माना जाता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा तेजी रहेगा। एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म के लिए अगर 19,600 के आसपास आता है तो एक बाय ऑन डिप्स रह सकते हैं। उसके बीच में तो मेरे ख्याल से नो ट्रेड जोन रहेगा। तो फिलहाल यानी नो ट्रेड जोन आपको इंडेक्स पे दिखता है, लेकिन यहाँ से ट्रेड्स लेने क्या होंगे? सब तो साइडवेज नहीं है। इनफैक्ट आज सेक्टर के लिहाज से आप देखें तो आज ऑटो सेक्टर ने सबसे बड़ी रैली दिखाई है। बजाज ऑटो तो इनफैक्ट 7 इयर्स के हाई पे है। मैनेजमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनले का जो ओवरवेट रेटिंग आई है, ताकत भी 6200 के पार दिया है बजाज ऑटो पे। ये एक बड़े ड्राइविंग फैक्टर्स रहे हैं। इनके जो जितनी एग्जिस्टिंग कलेक्शन, ट्राइम जो इनकी नई कलेक्शन है, उसका फिगर्स मैनेजमेंट ने पब्लिक डोमेन पे बताया 10,000 यूनिट्स पर यूनिट पर मंथ, और प्लस साथ ही डबल करने की जो बात हुई है प्रोडक्शन कैपेसिटी ट्राइम की। चेतक को लेकर जो अपने विजन बताया उससे एक जोश भरा। और सिर्फ बजाज ऑटो नहीं, पूरा टू व्हीलर स्पेस, बजाज ऑटो की बात हो, हीरो मोटोकॉर्प की बात हो, दोनों में अच्छी खासी मूव है। तो ऐसे में स्टॉक्स कौन से होने चाहिए जिन पर नजर रखनी चाहिए, एक बार वो भी समझ लेते हैं। अक्षय, आज आपके ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो आज जो दो ट्रेड्स में बाय की तरफ है दोनों, जो पहला ट्रेड रहेगा वो एसआरएफ में है। तो एसआरएफ में एक कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड पैटर्न देखने को मिला है नवंबर सीरीज में। जो बेस ऑफ द पैटर्न है जो है 2320 एरिया, वहां से आज अच्छा उछाल देखने को मिला है डे ट्रेडिंग सेशन में। तो एसआरएफ बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी हमारी फॉर अ टारगेट ऑफ 2397 और 2425। स्टॉप लॉस अब बनाइए 2318 का। दूसरा रिकमेंडेशन है फॉर ये आईटीसी फ्रॉम द एफएमसीजी पैक। एक पॉसिबल रिवर्सल कैंडिडेट मान रहा हूं जहां पे 435 440 का स्ट्रॉन्ग बेसिंग आउट बनने के संकेत दिख रहे हैं। यहां से अगर उछलेगा तो आपको ऊपर में 450 प्लस टारगेट मिलेंगे। तो बाय कीजिए आईटीसी फॉर टारगेट ऑफ 451, एक्सटेंडेड टारगेट 457, स्टॉप लॉस 434। ठीक है, तो दो शेयर ये अक्षय की तरफ से, एक है एसआरएफ, दूसरा आईटीसी। आईटीसी काफी लंबे समय के बाद किसी एक्सपर्ट के रडार पर आए हैं। मूव्स यहां पर बन सकते हैं आपके लिए, बढ़िया है। आदित्य, आपके फोकस में कौन से शेयर हैं, आप क्या रेकमेंड करेंगे आज? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा स्टॉक भी एक्चुअली केमिकल से ही रहेगा। बहुत टाइम बाद केमिकल सेक्टर में अच्छी मूवमेंट आ रही है, चाहे आप एसआरएफ की बात करें, नवीन फ्लोरिन, पीआई इंडस्ट्री या फिर आरती इंडस्ट्री, सब में अच्छा रुझान है। तो पीआई इंडस्ट्री को बाय कर सकते हैं 3780 में। 3640 का रहेगा स्टॉप लॉस और 3900 से 4000 का रहेगा टारगेट। सेकेंड स्टॉक ऑटो सेक्टर से है। बजाज ऑटो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी अच्छा ही करने चाहिए क्योंकि उसमें भी पैटर्न्स अच्छे बन रहे हैं। तो बॉश को बाय कर सकते हैं 21,165 में। 20,400 का रहेगा स्टॉप लॉस और 22,000 से 22,500 का रहेगा टारगेट। ठीक है, बढ़िया है। पीआई इंडस्ट्रीज और बॉश में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी वाली तेजी चल रही है और अब तो 21,000 के लेवल को भी पार कर गया है, लेकिन 22,000 के ऊपर के टारगेट्स हैं इस पर आदित्य की तरफ से। नागराज, आखिर में आपके पास आएंगे, आपके दो शेयर कौन से होंगे आज के लिए, कहां आपको तेजी दिख रही है? जी हाँ, मैं दो कॉल देना चाहूंगा। पहले वन ईपीएल लिमिटेड। आप
चार्टिकली देखो कि ईपीएल एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा रहा है, एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस के बाद जो डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस को बार बार से टैग कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि एक उसका अपसाइड ब्रेकआउट है अराउंड 200 के 202 के आसपास एक ब्रेकआउट आ सकता है इसमें शॉर्ट टर्म में। और जब भी अभी करंटली 199.50 चल रहा है, उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 212 का और 192 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है नोसिल। चार्टिकली नोसिल एक बड़े दायरे में घूम रहा था इतना दिन, बड़े से एक वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा फॉर्म हो रहा है, जो लास्ट 2 वीक के अपसाइड बाउंस के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से अराउंड 248 250 का एक अपसाइड ब्रेकआउट आ सकता है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, उसका अपसाइड ब्रेकआउट आएगा अराउंड, अभी करंटली ट्रेड हो रहा है अराउंड 243.50 244 के आसपास। अगर ये स्टॉक 248 के ऊपर ट्रेड होता है, सो उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 258 का और 234 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, इस बीच हमने टेक्निकल एनालिस्ट से उनके ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख दिए हैं। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा। 2 हिस्से हैं, अगर आपके पास होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। स्टॉप लॉस टारगेट नहीं है तो सौदा मिल जाएगा। और अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप इसमें देख रहे होंगे कैश के शेयर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। फ्यूचर्स के शेयर हम अलग अलग कार्यक्रम में देते भी रहते हैं, लेकिन टिपिकली कैश के शेयर्स आपको क्लोजिंग में ज़्यादा मिलते हैं। इस पर भी आपको एक अच्छा फ्लेवर है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। आज सिप्ला के अंदर ऐसा क्या हो गया कि गिरावट बढ़ गई और ये निफ्टी का टॉप लूजर बन गया? ये फार्मास्यूटिकल्स के अंदर डिवीजन हमको दिख रही थी, लेकिन सिप्ला को लेकर ऐसी क्या प्रॉब्लम है? एक बार सृष्टि अपनी सहयोगी को मैं अपने साथ जोड़ता हूँ, उनसे समझते हैं, फिर शायना मैम से एक बार इसके बारे में हम व्यू पॉइंट भी लेंगे। सृष्टि, जरा बताएं आप। जी हाँ, भारी गिरावट देखने को मिल रही है सिप्ला के शेयर में, जहाँ पे प्रीतमपुर फैसिलिटी जो इनकी एक अहम फैसिलिटी है, जहाँ पे कुल आय में लगभग 30% कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर फैसिलिटी से आता है। इस यूनिट को यूएसएफडीए के द्वारा वार्निंग लेटर मिला था। इस वार्निंग लेटर की क्या कुछ डिटेल्स जब सामने आई, उसके बाद हमने देखा कि शेयर में गिरावट देखने को मिली। आइए समझते हैं कि क्या कुछ लिखा था इस वार्निंग लेटर में। तो सबसे पहले यूएसएफडीए ने डेटा इंटेग्रिटी इश्यूज जो हैं हाईलाइट किए हैं। इसको समझा जाए तो जिस तरीके के डेटा सिप्ला मेंटेन करता है उसमें ठीक तरीके से वो मेंटेन नहीं होते हैं, ऐसी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं। और अगर कोई भी डेटा इंटेग्रिटी इशू किसी भी फार्मा कंपनी के लिए आता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट सिवियर इश्यूज जो है वो उनमें से एक डेटा इंटेग्रिटी इशू होता है। इसके बाद अगर देखें तो इनके एक की प्रोडक्ट एल्बिट्रॉल सल्फेट, ये दवा के लिए उन्होंने हाईलाइट किया है कि इसकी कई सारी कंप्लेंट्स आई थी प्रोडक्ट कंटामिनेशन को लेकर, और साथ ही अलग तरह की कंप्लेंट्स भी थी। बट इस प्रोडक्ट कंप्लेन पे जो सिप्ला का रिप्लाई था उससे यूएसएफडीए जो है वो खुश नहीं है। जो तीसरा बड़ा कंसर्न है वो ये उन्होंने हाईलाइट किया है कि कई सारे जो इनके ऑब्जर्वेशंस हैं वो गोवा साइट में भी देखने को मिले थे, तो उन सभी का डेटा भी यूएसएफडीए ने फिर से मांगा है। कुछ कई सालों पुरानों का डेटा भी यूएसएफडीए ने मांगा है। तो इन सभी के चलते जो ये 3 अहम रीजंस आए हैं इनके वार्निंग लेटर को लेकर, उसके चलते हम देख रहे हैं कि सिप्ला के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब यूएसएफडीए का ये भी कहना है कि आप एक कंसल्टेंट, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट को हायर कीजिए। और जिस तरीके का रिस्पॉन्स क्योंकि पहले सिप्ला ने दिया था, उसको कापा कहते हैं, जो कि जो एक्शन सिप्ला लेगी वो यूएसएफडीए को बताना पड़ता है। वो एक्शन से जो यूएसएफडीए है वो संतुष्ट नहीं है। तो इन सभी कारणों के चलते जो है हम आज भारी गिरावट देख रहे हैं। और इस वार्निंग लेटर का मतलब क्या है हम ये भी एक बार समझ लें। तो वार्निंग लेटर से जो भी नई दवाएं अब यूएस मार्केट में अप्रूवल के लिए जाती हैं वहां पे अप्रूवल नहीं मिलेगा, वो रुक जाएगा। बट इसी के साथ जिस तरीके के इश्यूज आए हैं उससे एक इंपोर्ट अलर्ट का भी खतरा आ जाता है। इंपोर्ट अलर्ट का मतलब कि इस प्लान से जितनी भी दवाएं बनेंगी वो यूएस में नहीं जा सकती हैं। तो इस वार्निंग लेटर के बाद अगर इंपोर्ट अलर्ट आता है तो वो और भी बुरी बात होगी सिप्ला के लिए। पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को इसका कंसर्न जरूर है, जिसके चलते हम स्टॉक में एक भारी गिरावट देख रहे हैं। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने बताया पीथमपुर प्लांट की इंपॉर्टेंस, इसका वार्निंग लेटर का मतलब और इस सारे का सारे डिटेल, और साथ ही शेयर प्राइजेस का कितना कैसे कैसे रिटर्न रहा ये भी आपने कैलकुलेट करके दे दिया है। शायना मैम बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आज सिप्ला से शुरू करते मैम, ये इंपॉर्टेंस है प्लांट की, आपको सृष्टि भी बताई रही थी। सिप्ला पे अभी क्या करना चाहिए? ये जो फॉल है ये अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी और डेप्थ बढ़ेगी? एक्चुअली यूएसएफडीए का अगर प्लांट पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं या वार्निंग लेटर्स होते हैं तो ये स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव रहता है।
और ये इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 6 months to 1 साल तक हो सकता है, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस का इम्पैक्ट, जैसे अभी सृष्टि भी बता रही थी, सिप्ला के पास ऑलमोस्ट 3 या 4 अच्छे प्रोडक्ट्स थे जो उन्होंने नेक्स्ट 1 to 2 years में लॉन्च करने की बात कही थी। उसके ऊपर हो सकता है थोड़ा डिले होगा, बट गिवन द फैक्ट दैट सिप्ला के पास काफी अच्छे मैनेजमेंट टीम है जो ये इश्यूज को रेक्टिफाई कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी बनता है, नॉट इमीडिएटली बट लेट इट सेटल, मे बी मतलब 1100 पे या उससे थोड़ा लगभग अराउंड दैट लेवल्स, लेट इट सेटल फॉर सम टाइम और फिर आप यू कैन टेक अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म कॉल। क्योंकि क्या है इसमें, अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years काफी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ की अनुमान है। और अगर हम लास्ट 6 months की भी बात करें, एबिटा मार्जिन्स इम्प्रूव हुए हैं और मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि फर्दर इम्प्रूव होने की संभावना है। वैल्यूएशन ऑल्सो अगर आप देखिए ऑन इवन अ पी बेसिस अगर आप देखते हैं तो 1 year फॉरवर्ड इट्स अबाउट 20 to 23 times, तो इट लुक्स अट्रैक्टिव। एमएनए के भी पॉसिबिलिटी है, दैट गिव्स यू दैट लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द बेस, मतलब ये एकदम नीचे नहीं जाएगा स्टॉक बिकॉज देयर इज वैल्यू इन द ओवरऑल बिजनेस। तो आई वुड से टेक एन अपॉर्चुनिटी ऑन द डिप्स टू एड एंड होल्ड फॉर 1 or 2 years। ठीक है, डन मैम। आपका व्यू पॉइंट हमने देख लिया, नोटिस भी कर लिया और ये पूरी रिसर्च भी आपको सृष्टि ने ऑलरेडी बता दी है। तो होल्ड की रिकमेंडेशंस है, एग्रेसिव होकर बाय करना नहीं है, जिनके पास पड़ा उन्हीं के पास है। ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा जिन्होंने अभी तक लेना है, तो एक बार वो छोड़ दें 1 मिनट के लिए। आगे बढ़ते 1-2 शेयर और पता कर लेते हैं सिस्टम में कि जहाँ पर आज थोड़ी पोजिशनिंग ठीक बन रही है, उनमें आज क्या किया जाए। बढ़ने वाले शेयर्स की ही कैटेगरी में मैं आज चेक करूँ तो आज मेरे को दिख रहा है कि ये PCBL या फिर ये PCBL पे ही रहते रहा है। फिलिप्स कार्बन के नाम से कंपनी PCBL, फायर करना स्क्रीन पे। ये शायद इस 15 दिन में मैं चौथी बार इस शेयर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और हर बार पहचान के लिए आपको मैं बताता हूँ कि PCBL का मतलब फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के नाम से है, तो आप पहचान गए होंगे। 1 महीने में देखिए ये करीब 40% चढ़ चुका है। अक्षय, आपको शायद ध्यान भी होगा, आप थे रिसेंट हमारे साथ शोज़ में, तो एक बार ज़रा PCBL का प्रॉफिट बुकिंग का समय आया या फिर अभी और चलेगा? जी बिल्कुल, बहुत ही तेजी से दौड़ लगाया है PCBL ने। और यहाँ मेरा मानना है कि आज ऑलमोस्ट इतना ऊपर होके भी और थोड़ा जगह मुझे दिख रहा है 290 तक ये स्टॉक में। हालांकि फ्रेश बाइंग की मैं राय नहीं रखूंगा क्योंकि काफी ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पैरामीटर्स पे। जिनके पास है शेयर वो बना के रखे, होल्ड कीजिए। 240 का सपोर्ट बेस बन चुका है, 290 पे आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचे। फ्रेश एंट्री किसी को बाय करना है, कभी भी आपको 250 के आसपास डिप मिले तो वहां पे आप वापस एंट्री कर लीजिए बाइंग की तरफ। तो पॉजिटिव व्यू, टारगेट 290 का बनेगा PCBL में। ऑलराइट, ठीक है, ये तो बात हुई PCBL की। लेकिन अब चलिए ऑप्शंस का चैंपियन आज का सेगमेंट, खास सेगमेंट हमारे साथ खुशबू है, उनसे बात करते हैं। ओके, कुश है हमारे साथ। कुश, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल तो खैर एक बैड लक था, आपने आई थिंक सिप्ला की कॉल ली थी कल। ऑफ कोर्स रिस्की ट्रेड होते हैं, असेस करके देना चाहिए, और ये वार्निंग लेटर आ जाएगा ये पता नहीं था किसी को भी। आज का ट्रेड कौन सा होगा? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस्टरडे वाज सिप्ला ओनली। जी हाँ प्रियंका, यू आर राइट। सिप्ला का कल कॉल था, स्टॉक वाज इन मोमेंटम, बट हाँ दिस वाज अ न्यूज दैट केम इन एंड द मोमेंटम वाज लॉस्ट। इसीलिए ऑप्शन ट्रेड आर रिस्की और स्टॉप जाते हैं सारे दर्शकों ने जिन्होंने पोजीशन स्टॉप लॉस लगाए हों। तो आज का जो हमारा ट्रेड है दैट इज ऑन इंडियन होटल्स। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम जो है ये चल रहा है और जो इसके कुछ की रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 425 का कॉल बाय करें, 3 रुपए के आसपास, 5 और 7 रुपए का टारगेट, 1 रुपए का स्टॉप लॉस। शेयर लक, क्योंकि आई एग्री सिप्ला चल रहा था और वार्निंग लेटर ही आ जाएगा एंड ऑफ द सेशन पे आया था, वो नहीं पता था। बट ठीक है, स्टॉप लॉस इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं, व्यूवर्स को फिर से रिट्रेट कर दें। हर टारगेट के साथ एक्सपर्ट स्टॉप लॉस भी देते हैं। आज इंडियन होटल्स की 425 की कॉल है। हम भी बार बार ये डिस्क्लेमर देते हैं कि रिस्की ट्रेड्स होते हैं, इसलिए आप असेस करके चलें और स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। शुक्रिया कुश ये जानकारी देने के लिए, ये ट्रेड हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए।
चले बढ़ते हैं आगे। तो ये तो बात हुई इंडियन होटल्स पर, और यहाँ पर एक मोमेंटम ट्रेड दिखता है कुछ को, और इसलिए वो यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं ट्रेड लेना। लेकिन आज जिस तरह से अगर ऑटो चल रहे हैं, ऑटो एंसिलरी पहले से ही मूव कर रहे हैं, तो टायर स्टॉक्स में भी आपको एक वापस मूव आती हुई दिखाई दे रही है। बालकृष्णा हालांकि बहुत नीचे गिर भी चुका था, अब वहां पर एक टेक्निकल बाउंस बैक है, ये ऑटो स्टॉक्स में एक बाइंग ही दिख रही है, ये भी समझ लेते हैं। नागराज एक बार सॉरी टायर स्टॉक्स में बाइंग दिख रही है, ये समझ लेते हैं। नागराज एक बार आप बालकृष्णा या अपोलो टायर इन स्टॉक्स को चेक करके बताएं कि टायर स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा है या फिर ये बालकृष्णा प्योरली टेक्निकल रीजन से एक ब्रेकआउट है। तो बालकृष्णा की बात करोगे तो कंटिन्यूस एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड में था एक स्टॉक। जब भी नीचे के ऊपर के लेवल से जो नीचे रिएक्शन आया है, तभी छोटे से डिक्लाइन के बाद नीचे से का अपसाइड बाउंस दिखने को मिला है। एक 3-4 बार ऐसा ही हुआ है मेरे ख्याल से। 2-3 दिन का जो रिसेंट रिएक्शन था डाउन साइड में, वही एक पैटर्न मुझे लग रहा है। अराउंड 2450 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में और भी ये बाउंस तो जारी रहेगी। उसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा 2650 का। 2650, ओके ठीक है। इसे ध्यान रखना होगा। आज सारी फार्मा काउंटर्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि काफ़ी चले भी हैं, और इसलिए उनमें एक प्रॉफिट बुकिंग अबाउट दिख रहा है। लेकिन अगर फार्मा स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में है और जो नीचे मिल रहे हैं स्टॉक्स औरो जैसे जो 1100 के पास लेवल टच करके अब फिर से आपको नीचे 28 रुपये नीचे मिल रहे हैं लगभग 1027 पर। इसी तरह से कुछ और स्टॉक्स भी आप देखें, डॉक्टर रेड्डीज में भी शॉर्ट बिल्टअप है। तो क्या ये और नीचे मिल जाएंगे या फिर यहीं पर एक्यूमुलेट कर लें जिस तरह की इनकी पेस बनी हुई है? आदित्य आप एक बार चेक करके बताएंगे हमें। सेक्टर में हर एक में प्रॉफिट बुकिंग है, तो और बाजार का भी रुख बदल चुका है। अभी मनी इज मूविंग फ्रॉम डिफेंसिव स्टॉक्स टू इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स लाइक ऑटो सेक्टर हो गया आपका। बैंकिंग में आज बहुत अच्छा रुझान है, रिलायंस में पैसा जा रहा है, उसमें भी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो जो भी हाई बीटा काउंटर्स है, इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक है, वहां पे पैसा जा रहा है। तो फार्मा सेक्टर विल टेंड टू अंडर परफॉर्म। तो मेरी राय रहेगी कि इसको अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें और हाई बीटा काउंटर्स पकड़े, वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो फार्मा स्टॉक्स पर आदित्य का ये व्यू। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि CDSL के शेयर में अच्छी तेजी है, और अच्छी तेजी इसलिए है क्योंकि CDSL के पास जो डीमेट अकाउंट है उनकी संख्या पहुंच गई है 10 करोड़ के भी पार। लेकिन क्या ये जो रफ्तार है शेयर में आगे बनी रहेगी? आगे के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, निश्चित तौर पर एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए, लेकिन यहां से अगर शेयर को और ऊपर जाना हो तो ट्रिगर्स क्या बनेंगे, बताइए आप। जी, CDSL के शेयर में आज हम देख रहे हैं जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, और खबर भी काफ़ी पॉजिटिव है। CDSL के पास डीमैट खातों की जो संख्या है वो 10 करोड़ के पार निकल चुकी है। तो एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी ने हासिल किया है। और डीमैट अकाउंट को ये जो रिस्पांस मिला है, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट या ज्योग्राफी से नहीं, देश भर में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और मार्च 2020 से लेकर अब तक रिटेल निवेशकों में जो 3 गुना उछाल हुआ है उसका फायदा मिला। कोविड के दौरान भी जो डीमैट अकाउंट खुले हैं, रिटेल निवेशकों का रुझान बाजार की तरफ आया, इक्विटी बाजार की तरफ, उसका भी फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर अक्टूबर 2023 की ही बात करें सिर्फ, तो नए डीमैट अकाउंट में CDSL का करीब 87% शेयर है। इसका एक रीज़न ये भी है इसके पीछे की वजह कि इस वक्त प्राइमरी मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है। कई सारे IPO आ रहे हैं, उसमें भी रिटेल निवेशकों का जो रुझान है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। IPO में ओवर सब्सक्रिप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि डीमैट खातों की संख्या में भी बढ़त हुई और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी CDSL दिखाई दिया। ये ट्रेंड जो था तेज़ी का, ये आज से नहीं, ये पिछले 1 महीने से अगर हम देखेंगे तो करीब 37% के रिटर्न शेयर में देखने को मिला है। 6 महीने में करीब 82% ये स्टॉक चल चुका है, और पिछले 1 साल में देखेंगे तो 47% की तेज़ी CDSL में देखने को मिल चुकी है। आगे के लिए भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स की बात की जा रही है। पहली छमाही में सालाना इशूअर चार्ज का आय में 35% योगदान रहा है। अब यहाँ पर और भी बढ़त की बात की जा रही है। और इसके अलावा IPO और कॉर्पोरेट एक्शन चार्ज में भी दूसरी तिमाही में 117% का उछाल देखने को मिला। कंपनी काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव भी ले रही है। ई-कैश, इंश्योरेंस रिपोजिटरी जैसे नए कदमों का भी फायदा यहाँ पर मिलने की बात की जा रही है। अभी तक तो ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहा। डीमैट
खातों के मामले में सीडीएसएल का मार्केट शेयर में हम देख रहे हैं लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी तिमाही में कंपनी का मार्केट शेयर 74% पहुंच चुका है और डीमैट खातों में भी हम देख रहे हैं कि लगातार एक बढ़त का ट्रेंड है, जो अब पहुंचकर करीब करीब हमने देखा कि 10 करोड़ के पार यहां पर निकल चुका है। इसके अलावा कुछ जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं ब्रोकरेज हाउस की, वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। सीडीएसएल पर नुवामा की राय आई है, उन्होंने अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य 1670 से बढ़ाकर 2020 का कर दिया है। और ये भी यही वजह देख रहे हैं कि आईपीओ में जो रिटेल भागीदारी बढ़ रही है, केवाईसी और आईपीओ चार्जेस में इनके यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है और कुछ ई कैश ई एजीएम चार्ज आगे ग्रोथ में काफ़ी मददगार साबित होंगे, इस तरह के नए इनिशिएटिव। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए, अभी तक जो तेजी दिखी वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि ग्रोथ ट्रिगर्स काफ़ी सारे हैं कंपनी के लिए। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो सीडीएसएल के लिए बड़ा ट्रिगर और निश्चित तौर पर 10 करोड़ डीमेट अकाउंट और बादशाहत है डिपॉजिटरी वाले स्पेस में सीडीएसएल की, और ये शेयर चल भी रहा है। अगर पिछले महीने भर में देखेंगे तो करीब करीब 35% के आसपास के रिटर्न है। 6 महीने में ये शेयर 80% चल चुका है। और सिर्फ सीडीएसएल नहीं, आप प्लेटफॉर्म स्टॉक्स को उठा के देख लीजिए, चाहे वो बीएसई हो, एमसीएक्स हो, सीडीएसएल हो, और अब हाल फिलहाल तो आईईएक्स के शेयर में भी हम तेजी का दौर देख रहे हैं। सीडीएसएल के साथ साथ जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज हैं हाल फिलहाल उनमें भी रौनक है। अब शाइना जी, आप जरा बताइए कि सीडीएसएल यहाँ से और क्या ये चल सकता है? आंकड़े तो खैर बिल्कुल इसके समर्थन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन क्या सीडीएसएल के अलावा ब्रोकिंग स्पेस के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगी? देखिए, सीडीएसएल पे तो बहुत पॉजिटिव व्यू है ही, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें उनका जो कॉस्ट है वो काफी लो रहता है कंपेयर टू द रेवेन्यू। तो अगर हम फर्स्ट हाफ, अगर FY24 का फर्स्ट हाफ लेते हैं तो दे डिड समथिंग लाइक 216 crores ऑफ रेवेन्यू वर्सेस दे डिड 286 crores ऑफ रेवेन्यू वर्सेस 216 crores ऑफ रेवेन्यू कंपैरेटिव YOY। लेकिन उनका जो प्रॉफिट था, पैट था, वो 180 crores था वर्सेस 114 crores था। तो उनका जो मार्जिन रहता है वो काफी हाई रहता है, अबव 75 to 80% मार्जिन रहते हैं। तो इस हिसाब से वैल्यूएशंस ऑन अ पी बेसिस थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन आई थिंक इट इज वेल डिजर्व्ड और ये स्टॉक मेरे हिसाब से विल कंटिन्यू टू बी अ डिसेंट परफॉर्मर एंड एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ब्रोकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखते हैं तो आई थिंक IIFL का वो 360 वो ठीक लगता है एट करंट लेवल्स, उनके काफी अच्छे ग्रोथ प्लान्स है। एंड ऑल्सो आई थिंक यू कैन लुक एट एंजल, उनका जो भी है ब्रोकिंग का आउटफिट वो भी यहाँ से जैसे वॉल्यूम्स में उनका काफी अच्छा बढ़त दिख रहा है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहता है। ठीक है, 361 और एंजल वन की भी रफ्तार क्या कमाल की रही है। अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो करीब करीब ये शेयर 2.5 गुना हो गया है और महीने भर में भी लगातार ये शेयर चमकदार प्रदर्शन दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बजिंग स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपके लिए BTST ट्रेड्स भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। काफ़ी सालों से अगर आप मार्केट्स को देख रहे हैं तो कई बार आपको अपनी लर्निंग से बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। जब बाजार इस तरह से एक रेंज में हो, इंडाइसेस या बड़े शेयर्स आपकी कुछ हेल्प ना कर रहे हो, तो मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं 2 शेयर आपको दिखाऊंगा, एक अपनी स्क्रीन से दिखाऊंगा और दूसरा सामने आपको आते हुए दिखेगा। पहला आप जरा सामने दिखाइए शेयर SBC एक्सपोर्ट्स। आपको ध्यान होगा करीब 1 महीने से मैं शेयर आपको नोटिस करवा रहा हूँ। इसका मंथली चार्ट दिखाना आप, और उस समय करीब ये शेयर 20-22 रुपये का था, आज इसमें सर्किट लग गया। और कल परसों मैंने खबर भी बताई थी कि 5 दिसंबर को इनकी एक बोर्ड की बैठक होने जा रही है जिसमें बोनस अनाउंसमेंट कर सकते हैं। 33 रुपये की कंपनी है, बोनस भी दे रही है। 5 तारीख को बोर्ड की बैठक है, मैंने आपको कल भी नोटिस करवाया था। आज ये अपर सर्किट ब्लॉक है, 1 महीने में 16%। एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, इसको तो काफ़ी सारे लोग देखना भी चाहेंगे। जरा मेरी स्क्रीन वाला शेयर लेके आइए। उस शेयर का नाम है यूनिटेक। यूनिटेक सब लोग भूल गए होंगे, लेकिन ये भूलने नहीं देगा आपको, क्योंकि ये वापस से 2 रुपये से 4 रुपये हुआ है।
ये शेयर 10 रुपये से कम का है। मैं आपको एक वार्निंग के तौर पर भी दे रहा हूँ कि आप इसमें कोई भी ट्रेड लें तो 100%, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं, 100% आपको वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही काम करना चाहिए। ये शेयर की जो लास्ट 3 कैंडल्स हैं, ये 3 वीक का गेन है बैक टू बैक। 3 ही वीक में इसने अपने आप को डबल कर लिया ऑलमोस्ट। तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा बस, नहीं तो आप क्या 19,800 पिछले हफ्ते भी थे, 19,800 तो इस हफ्ते भी हो आप, तो फिर आपने ये सारे शेयर्स मिस कर दिए अगर आप इंडाइसिस के मायाजाल या मोह पाश से बाहर नहीं निकले। तो एक काम करते हैं, जरा हमारे साथ आदित्य है, उनसे एक बार जरा समझ लेते हैं एसबीसी एक्सपोर्ट्स के बारे में। शायद ध्यान भी होगा आदित्य को, मैंने एक बार उनसे पता भी किया था इस शेयर के बारे में, जितना मेरे को याद है। एक बार आप अपनी रिकमेंडेशन देंगे आदित्य। देखिए पॉजिटिव लग रहा है बिल्कुल, स्टॉक एक अप ट्रेंड में, पर आज काफी वॉल्यूम हुआ है, तो एक बार कल की ओपनिंग का वेट करेंगे, बट बिल्कुल स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। हो सकता है यहाँ से और 10 to 20% अपसाइड खिंच जाए, पर फ्रेश एंट्री तो कल ही लेना सही एक डिसीजन रहेगा, क्योंकि आज तो बाय सर्किट में लॉक्ड है। तो खैर अपर सेक्टर पे भी लॉक है, आपको मिलेगा भी नहीं, तो कल की कल देखेंगे। लेकिन कुछ एक शेयर्स अपनी तस्वीर बदलते हैं। कल आपको ध्यान होगा सीजी पावर के बारे में डिस्कस हुआ था, एक बार जरा सीजी पावर अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे आप। उसमें जब एक खबर आई थी कि वो चिप के अंदर चला जाएगा, आज सुबह ठीक था ये, लेकिन अब जाते जाते इसके अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग आना हावी हो गया है, 1 से 1.5% ये शेयर नीचे आया। मिस्टर शेट्टी एक बार आप इसको चेक कीजिए सीजी पावर को। ये कल बहुत शानदार चला, अपर सर्किट पे लॉक था, आज सुबह भी 7% ऊपर तक गया, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया। कोई रेजिस्टेंस है या फिर ये होना ही था 27% बाद? दो दिन का एक प्राइस मूव देखोगे 385 390 से ऑलमोस्ट 500 तक, जो बहुत ही शार्प मोमेंटम था। इसके मेरे ख्याल से अराउंड 500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, उधर से एक रिएक्शन आया है। मुझे लगता है कि और भी एक थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन जारी रहेगा। उसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा जो कल का नजदीक जो कल के लंबे कैंडल के एक मिड पार्ट, टेक्निकली माना जाता है एक अच्छा खासा सपोर्ट रह सकता है, सपोर्ट हो सकता है वैसा लॉन्ग रेंज बुल कैंडल्स या बेयर कैंडल्स। मुझे लगता है कि अराउंड 430 to 440 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, उधर तक एक कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक में आगे वाले दिनों में। राइट, तो ये तो बात हुई सीजी पावर की। बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है ये, लेकिन कुछ और स्पेसेस की, जिस तरह के टेक्सटाइल में स्पिनिंग काउंटर्स कल से चल रहे हैं, एक बार के लिए नाहर स्पिनिंग इन स्टॉक्स को लेकर आते हैं। कल से अब तक में इनकी में 15% 16% ज़्यादा का गेन हो चुका है। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर आदित्य अभी आपको लगता है मोमेंटम बना रहेगा और जिनके पास है नीचे के लेवल से वो इस पर राइड करें? नाहर स्पिनिंग की अगर बात करें, जो अभी 307 चल रहा है, तो उसमें ऐसा लगता है कि ऊपर से काफी बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो उसमें शॉर्ट टर्म एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि जो दूसरे स्टॉक्स है जो इस टेक्सटाइल स्पेस में लार्ज कैप्स माने जाते हैं, वहां पे शायद मूव थोड़ा सा सस्टेनेबल रह सकता है, जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल जो अभी 424 चल रहा है। अगर 1-2 महीने का नजरिया है तो उसमें बाय कर सकते हैं इस भाव पे, और स्टॉप लॉस रहेगा 400 का, 395 का रहेगा, और टारगेट रहेगा 460 से लेके 500 का। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में टाइमली एंटर करना अगर जरूरी है तो टाइमली एग्जिट करना भी जरूरी है, ताकि आपकी कैपिटल और आपके गेन्स प्रोटेक्टेड रहे। तो नाहर स्पिनिंग से तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन एट द सेम टाइम पार्क योर फंड्स इन वर्धमान टेक्सटाइल। इसी तरह से शुगर काउंटर्स भी, शुगर स्टॉक्स भी अभी अच्छे खासे चल रहे हैं। अक्षय, क्या इन पर भी अभी राइड करना चाहिए? थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद, एक बड़ी मूव के बाद बजाज हिंदुस्तान कंसोलिडेशन की फेज में गया था। अब क्योंकि सारे शुगर काउंटर्स चल रहे हैं तो ये भी थोड़ा चलना शुरू हुआ है। बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर सब चल रहे हैं, पर बजाज हिंदुस्तान पे एक राय दीजिए। बजाज हिंदुस्तान का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। इसमें अगर आप देखें तो आज एक अच्छा उछाल देखने को मिला है फ्रॉम दी सपोर्ट बेस ऑफ 31 32, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है चार्ट्स पे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके टारगेट बनेंगे इसके 35 तक। मैं कहूंगा आप इसे होल्ड करके चले विद अ स्लाइटली लॉन्गर टाइम फ्रेम, प्रोबेबली 1.5 से 2 महीने की अवधि दे ट्रेड में, आपको 40+ के टारगेट दिख जाएंगे इसमें। तो एक पॉजिटिव व्यू बना के चले बजाज फाइनेंस में। अपना बजाज हिंदुस्तान में सपोर्ट एरिया है 30 का, टारगेट एरिया बनेगा 40+। लेवल तक बात ये ठीक है,
और ये स्टॉक कहाँ 15-16 रुपए से चलना शुरू हुआ और उसके बाद इसमें एनसीएलटी के कुछ इश्यूज थे, स्वदेश की स्टोरी भी थी और उसके बाद से ही आप इस स्टॉक में वन साइडेड मूव देख रहे हैं और थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद अब ये फिर से जो चलना शुरू है 40 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिखते हैं अक्षय। ठीक है, बैंक्स में, स्मॉल बैंक्स में एक बार बात करते हैं। अगर बैंक्स में अच्छा मोमेंटम है तो कुछ काउंटर्स, कोई बैंक के काउंटर आप नागराज यहाँ ऐड करेंगे? जी हाँ, बैंक में अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ मोमेंटम ऑन द नेगेटिव साइड ही है। आरबीआई के न्यूज के रिपोर्ट के बाद कंटिन्यूअसली एक अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी। मुझे लगता है बैंक में और भी थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन रहेगा। मैं बैंक में ट्रेड लेके अवॉइड करूंगा। बैंकिंग स्टॉक्स पर नागराज का ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि बाजार भले ही एक रेंज में हो लेकिन ओएमसीज में एक्शन लगातार बरकरार है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में इस तरह की तेजी अमूमन देखने को मिलती नहीं है। आप एचपीसीएल को देखिए, वहां पर 7% के आसपास की तेजी है, लेकिन बीपीसीएल, आईओसी ये भी शेयर चल रहे हैं। एचपीसीएल में पिछले महीने भर में तकरीबन 30 से 35% के आसपास की एक तरफा रैली है। तो ये मूव्स क्या कह रहे हैं, कितने सस्टेन करेंगे, इसको जरा चेक कीजिए। अक्षय, एचपीसीएल बताइए कि क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करते जाएं हर लेवल पर और या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसमें बने रहें? अभी मेन रीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चलने का है क्रूड ऑयल की गिरावट। तो जिस तरह से चार्ट का पैटर्न मुझे दिख रहा है एचपीसीएल में स्पेसिफिकली, तो इसके टारगेट 354 तक मुझे दिख रहे हैं। तो अभी 328 का प्राइस है और काफी इसमें अपसाइड जारी है। तो मैं कहूंगा कि आप इसमें स्टॉप लॉस अभी राइड कीजिए। इमीडिएट सपोर्ट बेस है इसका 300 का, तो बाय करके चलना है। इनफैक्ट दिस इज एन एक्सीलेंट बीटीएसटी कैंडिडेट। अगर आपको कल के लिए कुछ ओपनिंग गेन्स के लिए बाय करना है तो आप एचपीसीएल बाय करके चले। 300 का सपोर्ट है, थोड़ा लंबा टारगेट रखेंगे तो 352 का बनेगा। ठीक है, एचपीसीएल आपके लिए बीटीएसटी का भी कैंडिडेट है, लेकिन पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि पावर ऊर्जा मंत्रालय अगले साल पावर एक्सचेंज की कपलिंग लागू कर सकता है। ये मामला क्या है, इसके मायने क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए कि क्या चीज है ये पावर कपलिंग और इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए, ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि पावर कपलिंग से संबंधित जो प्रपोजल है जो कि पावर एक्सचेंजेस के लिए है, उस पर काम चल रहा है। हालांकि सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। जो भी लीगलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ जो भी रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट को देखा जा रहा है और सरकार उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेगी। हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि इस प्लान को ऑन होल्ड डाल दिया गया है, बल्कि सरकार जो कंसल्टेशन प्रोसेस है या फिर जो फीडबैक मिले हैं उसकी भी पड़ताल कर रही है। इसके अलावा इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि जहां तक इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने का सवाल है, सूत्र बता रहे हैं कि ये योजना है कि अगले साल के आखिर तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि जो भी एस्पेक्ट्स इसके आसपास हैं और जो भी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं उनको पहले एड्रेस किया जाएगा और फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि इस प्लान को ऑन होल्ड डाल दिया गया है। साथ ही साथ पावर मिनिस्ट्री का ये भी मानना है कि ये पहले से उनका स्टेटेड वर्जन है कि जल्दी में इसको जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाएगा। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करने के बाद और जो भी रेगुलेटरी हर्डल्स हैं उनको दूर करने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसी प्लान के साथ ऊर्जा मंत्रालय जो है वो आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय का ये भी मानना है कि इससे सभी जो प्लेयर्स हैं पावर एक्सचेंज की अगर आप बात करें उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और सभी एक्सचेंजेस के बीच में यूनिफॉर्म टैरिफ होने की वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है पावर एक्सचेंजेस पर उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये विन विन है, सब विन विन टाइप सिचुएशन हर कंपनीज के लिए तैयार होगा और लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो पावर सेक्टर के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है सूत्रों के हवाले से हमें इसकी जानकारी मिल रही है। काश, एक छोटा सा सवाल है। मैं एक व्यूअर हूं तो मेरे को पहले यही समझना है कि एक्चुअली में पावर कपलिंग होती क्या चीज़ है और ये पावर कपलिंग क्यों सरकार करना चाहती है और इसमें सभी एक्सचेंजेस को क्यों जोड़ रही है। एक बार अगर आप मेरे को थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बता पाएँ तो मैं इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझ पाऊँगा। ये पावर कपलिंग है क्या चीज़?
देखिए, पावर कपलिंग के जरिए सरकार का मकसद ये है कि देश भर में जितने भी पावर एक्सचेंजेस हैं या पावर एक्सचेंजेस होंगे आने वाले दिनों में, उन सब के बीच में एक सिनर्जी हो और टैरिफ का जो निर्धारण हो वो यूनिफॉर्म हो। मतलब जो मैकेनिज्म है उसमें यूनिफॉर्मिटी आए और अक्रॉस दी पावर एक्सचेंजेस यूनिफॉर्म प्राइस हो इलेक्ट्रिसिटी की। अगर बात करें तो इससे ये होगा कि जो एनॉमलीज हैं और इस वक्त कोई जो एक्सचेंज है वो साइज़ में बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नया एक्सचेंज होगा, उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा। और उम्मीद ये है कि इससे आने वाले दिनों में जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है उसमें जो कॉस्ट है ओवरऑल उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ इसका जो वॉल्यूम है इस वक्त करीब 7% के आसपास है। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हो रहा है देश के अंदर, पावर एक्सचेंजेस पर जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो करीब 7% के आसपास है। सरकार इसको बढ़ाना चाहती है और उम्मीद ये है कि लॉन्गर टर्म में अगर कॉस्ट में कमी आती है, ढेर सारे एक्सचेंजेस होते हैं, यूनिफॉर्म प्राइसिंग होती है, तो जो टैरिफ है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। और इससे जो पीपीए के थ्रू जो पावर सप्लाई की जा रही है जो कंज्यूमर्स हैं उसके वॉल्यूम को कम करने में मदद मिलेगी और जो ट्रेड है वो पावर एक्सचेंजेस के ज़रिए ज़्यादा होगा। तो जो देश की एनर्जी ज़रूरतें हैं वो बढ़ रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से, लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि पावर एक्सचेंजेस को ज़्यादा वायबल बना के इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को इस पर ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी के वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ाकर जो है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है सस्ती दरों पर वो कंज्यूमर को की जाए। ये मकसद है लॉन्गर टर्म में। इसके लिए सरकार जो है ये प्रपोजल लेकर आई है, CERC इस पर काम कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन लेने के बाद उसके बाद सरकार इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपसे थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी था। अगर ये हम नहीं समझेंगे ना तो हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ये तो फिर ये क्या हेडलाइन स्टोरी बन के रह जाएगा, बेनिफिशियरी स्टोरी नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से सारा मैटर को समझा भी दिया। पहले खबर बताई, फिर बाद में ये जो हमने आपसे सवाल पूछा कपलिंग क्या चीज़ होती है ये भी बताया। इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो बहुत सारे शेयर्स हैं जिसको हम BTST STBT भी कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। Fed Bank Financial Services Limited, a retail-focused NBFC promoted by the Federal Bank Limited, a company that's seeking to empower emerging India with easy access to loans, now makes an initial public offer of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built offer being offered in a price band of 133 to 140 rupees per equity share. Opens 22nd November, closes 24th November 2023. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. The LTP कैलकुलेटर है ऑप्शन चेन एनालिसिस का नंबर 1 टूल, जहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के डॉट टू डॉट रिवर्सल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड द ऐप नाउ। सिर्फ चारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं, आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। Fed Bank Financial Services Limited, a retail-focused NBFC promoted by the Federal Bank Limited, a company that's seeking to empower emerging India with easy access to loans, now makes an initial public offer of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built offer being offered in a price band of 133 to 140 rupees per equity share. Opens 22nd November. Closes 24th November 2023. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद। इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ। SBI Securities. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भरी बाल्टी जो जल्दी ऊपर लाएगा वही जीतेगा। हर गेम में चैंपियन जैसी पकड़। SRNB TMT। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे HPCL में इस तरह की मूव बहुत अनप्रेसिडेंट है, पहले नहीं देखी गई। एक सिंगल डे में 8% की मूव, और वो भी पिछले
अगर आप एक हफ्ते की चाल देखें तो HPCL में बड़ी मूव आ चुकी है। क्रूड एक रीजन तो है, लेकिन एक रीजन और जो आ रहा है, जो एजेंसी से सोर्सेज से आ रहा है कि सरकार HPCL का राइट्स इशू ला सकती है। इनफैक्ट सॉफ्ट लोन भी दे सकती है गवर्नमेंट HPCL को, और ये एनर्जी ट्रांजिशन में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट सरकार प्लान कर रही है, जिसके चलते HPCL के राइट्स इशू की खबरें सामने आ रही हैं। राय हमने अभी आपको टेक्निकल राय एक दिलवा भी दी, खबर इस तरह से एजेंसी से, न्यूज सोर्सेज से आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ BTST ट्रेड्स ले लेते हैं। और BTST ट्रेड्स, अगर आज बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूव है, एक्सपायरी मूव आज खत्म होती है, और उसके साथ ही ऑटो जैसे स्टॉक्स में तेज मूव है, केमिकल स्टॉक्स में अच्छे लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं, तो यहां से लेकर क्या जाना चाहिए? BTST ट्रेड्स नागराज आपके क्या होंगे आज? मेरा जो स्टॉक्स था EPL एंड नोसिल, उसमें भी मैं अड़े रहना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी वो मैं जब भी रेंज में जो कॉल दिया था वही लेवल पे है। अराउंड EPL 199 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, और उसका चार्ट पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो डाउन स्टॉपिंग ट्रेंड लाइन का कंटिन्यूसली टैग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। और दूसरा वाला नोसिल है, नोसिल एक जो रेंज बाउंड एक्शन से एक बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आगे वाले दिनों में एक इवन कल या परसों एक अच्छा खासा बढ़त दिखने को मिलेगा। और UPL नहीं था उनका स्टॉक, ठीक है, दूसरा स्टॉक था उनका। और इसी तरह से आदित्य, आपके भी क्या ट्रेड्स हैं? EPL बताया था। देखिए, मुझे शुगर सेक्टर में अच्छा मूव दिख रहा है, तो मैं उसमें से, वो सेक्टर में से पकड़ना चाहूंगा स्टॉक। तो प्राज इंडस्ट्री को बाय कर सकते हैं 620.05 में, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 605 का, और टारगेट रहेगा 635 से लेके 655 का। प्राज में वैसे भी दोनों कॉम्बिनेशंस है, कैपिटल गुड्स भी चल रहा है और शुगर भी चल रहा है, तो ये एक BTST ट्रेड जहां पर लगभग 7% की तेजी है। ओके, और अक्षय आपका क्या होगा आज का BTST ट्रेड? जी, मेरा ध्यान है मारुति में। तो ऑटो क्षेत्र गए 2 दिन में अच्छा चला है, यहाँ पे मारुति ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो लास्ट हाफ एन आवर के एक्शन में देखे तो एक अच्छी उछाल देखने को मिली है, कंबाइंड विद लॉन्ग एडिशंस। तो मारुति आप BTST कैंडिडेट है, या बाय कीजिए विद स्टॉप ऑफ 10,425, टारगेट बनाइए 10,650 का। सुजुकी ऑटो ऑलरेडी चल रहा है, अभी फिलहाल टू व्हीलर ऑटो स्पेस और CV साइकिल चल रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये तेजी एक्सपैंड हो सकती है पैसेंजर सेगमेंट में भी, और इसीलिए अक्षय मारुति स्टॉक को खरीद भी रहे हैं। ठीक है अक्षय, क्या फॉलो अप सीरीज के लिए भी अच्छे लॉन्ग्स बिड दिख रहे हैं क्या आपको मारुति के लिए? कोई अगर ऑप्शन का भी ट्रेड यहाँ से लेना चाहे तो इनिशिएट कर सकता है? जी बिल्कुल, अभी तक मारुति नहीं चला है जैसे मैंने कहा, और जो ब्रॉडर उसका चार्ट पैटर्न है ये रेंज में ही चल रहा है। 10,200 का बेस है, ऊपर में 10,800 तक जगह है। तो आप अगर ऑप्शन में बाय करना चाहे तो मैं कहूंगा कि आप नवंबर में नहीं, दिसंबर के कॉल्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 10,600 की जो है स्ट्राइक वो आप चुन सकते हैं अगर आपको कॉल बाय करके चलने हैं ऑप्शंस के जरिए। पर दिसंबर महीने में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि अभी एक्सपायरी वीक है, एक दिन भी फ्लैट रहता है तो प्रीमियम डिप्रिसिएशन होने का डर बना रहेगा। तो मारुति जरूर पॉजिटिव व्यू है। अगर आप दिसंबर का कॉल देखें 10,600 का प्रीमियम करीबन है 198 रुपीज का, तो आप ये बाय कीजिए, स्टॉप लॉस बनाइए करीबन इसका 140 तक, और ये पॉसिबल डबलर भी हो सकता है अगर मारुति टारगेट एरिया छू जाता है तो। में आपको तेजी दिखती है। वैसे भी ट्रेडिशनली नवंबर दिसंबर फेस्टिव मंथ्स होते हैं, अक्टूबर नवंबर इनफैक्ट, और यहाँ पर ऑटो सेल्स के नंबर्स अच्छे आते हैं, ऑटो रजिस्ट्रेशन, ऑटो बिक्री ज़्यादा होती है। और अब मंथ एंड पे क्योंकि ऑटो सेल्स नंबर्स भी आते हैं और टू व्हीलर के नंबर्स लगातार मंथ ऑन मंथ इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, ये भी एक कैविएट हो सकता है जिसकी वजह से आप हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों ही टॉप लीडिंग काउंटर्स, टॉप गेनर्स भी हैं पूरे ऑटो स्पेस से। इनके सेल्स फिगर्स में फॉर श्योर लग रहा है कोई एक बड़ा जंप मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसके चलते आप ये मूव देख रहे हैं। कुछ काउंटर्स जो आप डिम्पी आइडेंटिफाई करें। डिम्पी, ओवर टू यू। ठीक है, तो खैर इस बीच अगर हम शेयर्स को चेक करें ना, तो आपको BTST के कुछ एक और ट्रेड हम जरा पता कर लेते हैं सर से, हाँ, कि इसमें करना चाहिए। ABFRL एक नाम की कंपनी है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल। एक बार आदित्य चेक करेंगे, BTST करना चाहिए? चलो BTST भी छोड़ दो, पोजिशनली रखना चाहिए? डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैंने कल ही मेरे क्लाइंट्स को स्टॉक रिकमेंड किया, तो मेरा व्यू स्टॉक पे बुलिश ही है। 226 पे भी बुलिश ही लगता है, तो इस लेवल से बाय किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस रहेगा 218 का, और इसमें टारगेट रहेगा 235 से लेके 245,
जैसे मैंने बताया, मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिकमेंडेशन लेके ही आगे बढ़े। ठीक है, तो हम तो सिर्फ 24 घंटे ही लेट हैं, यानी कि हमने 11 रुपये आपके क्लाइंट और हमारे में फ़र्क होगा, क्योंकि कल आपने उनको दिलवाया है और आज का जो भाव, अभी का जो भाव है वो 11 रुपये ऊपर का रेट है। तो अगर आप BTST भी करवा रहे हो तो हमारा 11 रुपये का फ़र्क रहेगा। ठीक है, एक काम और बताइए, फिर आदित्य आपसे ही सवाल पूछता हूँ मैं दूसरा भी। आपने हीरो मोटोकॉर्प भी अपने क्लाइंट्स को दिलवा रखा है क्या सर? अगर दिलवा रखा है तो रेट भी थोड़ा डिस्क्लोज कर दीजिए, और अगर नहीं दिलवा रखा तो क्यों नहीं दिलवाया? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प मैंने बाय नहीं कराया है, क्योंकि यूजुअली स्टॉक थोड़ा सा स्लो मूवर रहता है और ऑटो सेक्टर में इतनी ज्यादा मूवमेंट अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है, तो मेरे से मिस हो गई है गाड़ी, पर स्टॉक लुक्स गुड, बुलिश लगता है। मैं ये ना आपकी दलील मानूंगा नहीं सर कि ये स्लो मूवर है। मैं ये मान सकता हूँ कि आपसे मिस हो गया। सर स्लो मूवर कहाँ है? 7 दिन में तो 14% चला है सर, 2% पर डे चला है हीरो मोटोकॉर्प, 3,500 रुपये का शेयर। डिम्पी जी, ये तो बस अभी जागा है, वरना तो ये सोता रहता है स्टॉक। 1 वीक से ही ब्रेकआउट है इसमें। अच्छा ठीक है, तो जागते हुए शेयर ही तो पकड़ने हैं सर, सोते हुए शेयर कौन पकड़ेगा? हमें तो जागते हुए शेयर ही चाहिए। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे मिस हो गया। आप इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं आपसे मिस हो गया, कोई बात नहीं सर, हम मान लेते हैं ना, मिस हो गया तो हो गया, क्या बात है। हमसे 1000 शेयर मिस होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता था यूनिटेक हो सकता है चल जाए, मेरे पास एक खबर भी थी कि यूनिटेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे रिवाइव हो रहे हैं, लेकिन मिस हो गया, हम बता ही नहीं पाए। अब बता रहे हैं जब 50% चल गया है ना, तो मिस तो हो ही जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा अक्षय जी, एक चीज़ आपसे भी जरा पता करनी है, ये कंजम्पशन के अंदर कोलपाल को आप रखोगे क्या? कोलगेट पामोलिव। अक्षय सुन पा रहे हैं? कोलपाल, आपसे सवाल, कोलगेट पामोलिव, कोलपाल जरा चेक करो। जी, कोलगेट पामोलिव ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, और FMCG स्पेशली जो जिस तरह से पिकअप हो रहा है, एक पॉसिबल बहुत सारे FMCG स्टॉक्स में बाइंग की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कोलगेट पामोलिव की बात करें, ये तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, और वन वे मूवमेंट है, भले थोड़ा स्लो है पर तेजी का ही रुख है इसमें। तो 2270 ये टारगेट एरिया दिख रहे हैं मुझे। शायद जल्दी आपको इसमें मोमेंटम पिकअप हो, भले ऊपर चल रहे मोमेंटम अभी तक तेजी से पकड़ा नहीं है, 1-2 दिन में जोर से मोमेंटम भी पकड़ लेगा, ये मेरा मानना है। सपोर्ट बेस है 2150 का, तो मेरी बाय करने की राय रखूंगा मैं कोलगेट पामोलिव में। कोलगेट पर बुलिश है अक्षय और लक्ष्य है 2270 रुपये का। लेकिन कल बाजार के लिए कौन से ट्रिगर्स अहम होंगे, आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीषा बताइए, कहाँ नज़र रखेंगे? जी हाँ, सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं तो इस हफ्ते IPO मार्केट में काफ़ी एक्शन देखने को मिला है। 4 IPOs अभी खुले हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, कल लास्ट डे होगा सब्सक्राइब करने के लिए। फेडरल फिनो फाइनेंशियल सर्विसेज, याद रखें फेडरल बैंक की सब्सिडरी है, उसका IPO कल बंद होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। गंधर ऑयल, टाटा टेक्नोलॉजी और फ्लेयर राइटिंग, ये 3 भी दूसरे IPOs है जिसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए कल लास्ट डे होगा, तो इस पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा कुछ कॉरपोरेट एक्शन पर भी अपनी नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले PNB हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है, जहां नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कंसिडर किया जाएगा। करीब 3500 करोड़ का फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा, तो PNB हाउसिंग फाइनेंस में एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा GNFC की बात करते हैं, बाईबैक अप्रूव किया गया था कुछ समय पहले, कल रिकॉर्ड डेट रहेगा टेंडर बाईबैक के लिए। याद रखें 770 रुपीज़ प्रति शेयर पर यह बाईबैक अप्रूव किया गया था, तो इसमें भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मारुति सुजुकी के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है, जहां बोर्ड सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन को फंड रेज कंसिडर करना चाहेंगे, तो प्रेफरेंशियल इश्यू कंसिडर किया जाएगा बोर्ड मीट में, जिसके चलते मारुति सुजुकी में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो US मार्केट्स आज बंद है और कल भी हाफ डे के लिए खुले रहेंगे। ब्लैक फ्राइडे के चलते ट्रेडिंग सेशन लिमिटेड आवर्स के लिए खुला रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स से S&P 500 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेटा, सर्विसेज और कॉम्पोजिट PMI का मैक्रो डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते भी US मार्केट्स पर एक्शन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आशीषा। तो ये तमाम इवेंट्स होंगे और
अमेरिकी बाजार सिर्फ आधे दिन के लिए खुलेंगे कल, ये अच्छी चीज़ है डिम्पी। क्या कहते हैं आप, हमारे यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए कि आधे दिन बाजार खोले उसके बाद छुट्टी? नहीं, ये होना भी चाहिए और साथ साथ ये भी होना चाहिए जैसे कि चाइना और जापानीज मार्केट एक हफ्ते 10-10 दिन के लिए बंद रहते हैं, वैसे ही बंद होने चाहिए। ये भी होना चाहिए। तो क्या है ना, आप प्लान ही नहीं कर पाएंगे। आप एक दिन की छुट्टी को सैटरडे संडे के साथ जोड़ दें तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर बीच में आप फंस जाते हैं। और हमारे एंकर्स की तो प्रॉब्लम ये है कि मार्केट खुली है तो ओपनिंग भी करनी है और क्लोजिंग भी करनी है, तो उसके अंदर आप क्या सुबह भी फंसेंगे और शाम को फंसे रह जाएंगे। उसमें एक दिक्कत है, उसमें दिक्कत ये जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे आधे दिन की छुट्टी होगी ना तो सारे दिल्ली वाले कोई तो मसूरी मिलेगा कोई मनाली मिलेगा। सबका अपना अपना स्वभाव है। अक्षय पी भागवत और आदित्य अरोड़ा, शाइना और साथ ही मिस्टर शेट्टी, देखिए अब ना 2 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट में मैं BTST पूछ के ना आपका समय खराब करूंगा ना मैं अपना समय खराब करूंगा, इसलिए एंजॉय करते हुए जाइए। आज जो हो रहा है मार्केट के अंदर ठीक है, कल की कल देखेंगे। तो एक बात बताइए आदित्य, आपको जब छुट्टी मिलती है इस तरह की 2-3 दिन की, तो आप क्या करते हो उसका? यूजुअली मैं आजकल घूमने जा रहा हूँ आपसे इंस्पायर्ड होके। जैसे आप अभी हरिद्वार गए थे, मैं अभी केदारनाथ चला गया था, बद्रीनाथ गया था, तो मैं ट्रैवल करना पसंद। चलिए बहुत बढ़िया है। इसमें ना 2 फायदे होते हैं, एक तो धार्मिक यात्रा भी हो जाती है और आपका स्वाद भी बदल जाता है, आप थोड़ा चेंज भी हो जाते हैं, तो ड्यूअल बेनिफिट हो जाता है। और टिपिकली मार्केट्स के लोग यही काम भी करते हैं। ठीक है, मिस्टर शेट्टी आप क्या करते हो जब 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो? जी हाँ, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और उनके साथ छोटा मोटे इधर उधर घूम सकता हूँ 1-2 दिन के लिए। ज्यादा के ज्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ छुट्टी के लिए, क्योंकि वीकडेज तो आपने खा दिया तो अच्छा ठीक है, मतलब आपका ट्रेडिशनल तरीका है कि फैमिली के साथ समय बिताने का। ठीक है, कुछ वैसा अजब गजब कुछ नहीं करते आप, आराम से फैमिली के साथ समय बिताते हो। जी हाँ डिम्पी जी, ये ट्रेडिशनल तो नहीं है, डेफिनेटली सभी को करना चाहिए, फैमिली वैल्यू को अपहोल्ड करना चाहिए। और हम वीकडेज में तो लगे रहते हैं, अपना तो ओपनिंग से इवनिंग तक क्लोजिंग तक तो लगे रहते हैं हम लोग, एटलीस्ट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका मिल जाता है। हाँ ठीक है सर, पॉइंट टेकन। ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है लेकिन सबको फॉलो करना चाहिए, चाहे ट्रेडिशनल है चाहे न्यू है, लेकिन हाँ फैमिली को सबको समय देना चाहिए। खैर अब बाजार बंद होने को है, 1 मिनट मैं फटाफट से ये ज़रूर बता सकता हूँ कि आज बाजार किस नोट पे और कैसे बंद हो रहा है। एक बार फटाफट से वो सारे ग्राफिक्स लेके आइए। पहले आते हैं निफ्टी पे जरा। निफ्टी की आज की क्लोजिंग अच्छी है, सेकेंड डे है जब निफ्टी 19,810 के पार हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 19,800 से आगे ही नहीं जा पा रहा है। आज भी इसके पास एक मौका था, सुबह सुबह इसने अटेम्प्ट ली लेकिन वो बाद में ख़त्म कर दी। दूसरा, बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छा काम किया, अपना एक सपोर्ट को रीस्टोर किया 143 पॉइंट जोड़ के। कल ऑलमोस्ट इतना ही नुकसान था, आज ऑलमोस्ट इतना ही फायदा है। तो बाजार कल और आज में क्या हुआ है कि जहां थे हम वहीं हैं 48 घंटे के बाद। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन वाले रेशो वाले सेगमेंट पे आइए, यहाँ पर आपको 1200 शेयर प्लस दिख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि बाजार के अंदर आज अंडरटोन ठीक थी। जब आपके एडवांसेस से ज़्यादा, मतलब डिक्लाइन से ज़्यादा एडवांसेस हों और आपके पास ऊपर पॉइंट्स गिनने को ना हो, इसका मतलब फ्रंट लाइन शेयर ने अपने आप को चेक एंड बैलेंस किया, लेकिन अंडरटोन मार्केट की ठीक थी। एक और पॉइंट भी है, आज चर्निंग का एक हिस्सा आपने फिर से देखा। आज ऑटो कंपनीज की चर्निंग के तहत इसको आगे आना पड़ा। आज आईटी फिर से गुम था, आज आप लिस्ट में एक भी आईटी कंपनी से देख पा रहे थे, जबकि कल आईटी का बोलबाला था। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ने भी आज हेल्प की है, उन्होंने अपने आप को हील किया, ठीक किया है। तो ये आज का लबोलबाब है। कुल मिला के मार्केट्स को आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली देखें तो आपके लिए काफ़ी काम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शाइना कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर शेट्टी, आज आपने समय दिया। अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अक्षय आपने आज समय दिया, अच्छा लगा आप सबसे आज बातचीत करके। उम्मीद करते हैं जल्दी वापस मुलाकात होने वाली है आपसे। मेरे को, प्रियंका को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं, और मैं अपने सहयोगी मनीष जी को इनवाइट कर रहा हूँ, वो बताएंगे कि कल क्या करना है। मनीष जी, हम तो आज का ही नहीं बता पा रहे, आप कल का कैसे बता देते हो 3:30 बजे ही? पूरा दिन निकल गया, आपने ओपनिंग की, क्लोजिंग की, सब कुछ कर लिया। करीब 4 घंटे एंकरिंग करी, सुबह 2.5 घंटे, अभी 1 घंटे, दोपहर में आधे घंटे। बाजार में तो कुछ हुआ ही नहीं, 1 पॉइंट की गिरावट के साथ हम बंद हुए। तमाम आपके जोर लगाने के बावजूद तो बाजार कुछ किया नहीं। जो आप लगातार भी कह रहे थे कि बाजार में जो है धक्का कैसे लगाएं 19,800 के ऊपर जाने में, तो पूरा दिन आपने धक्का लगाने की कोशिश की तो नहीं लगी। तो मैं कोशिश करता हूँ अब कि कल के लिए थोड़ा सा धक्का लगे, क्योंकि
हमने देखा है कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी ये की बात एक्सपायरी ठीक है। थी और कल बैंक निफ्टी की मनीष जी एक्सपायरी ये थी। बात ठीक है, इसको ना एक कहावत के तौर पे कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना। इसको एक कहावत के तौर पे कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना। बिल्कुल, जहां आप थक जाएं तो दूसरा थोड़ा आपके सहयोग में आ जाए। तो यही सोच के कि चलिए धक्का लगाने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर में कि यहाँ से निफ्टी जो है कल कम से कम एक गैप अप ओपनिंग करे और मजबूती दिखा, और जब सुबह आप आए तो बाजार को फिर से जो है थोड़ी रफ्तार देने की कोशिश करें। हालांकि निफ्टी तमाम इन चीज़ों के बीच भी ना कई से शेयर्स हैं जो अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे, और हम आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो आपने भी पहले जिक्र किया है कि कुछ ऐसे शेयर हैं जिसमें कि आगाज मजबूती हो तो कल भी फॉलो अप बाइंग देखने को मिलती है। कोशिश उन्हीं शेयरों को खोजने की होगी जिसमें कल भी फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। सब चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी में।